हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 21 तक देख लिया है। आज के सेट में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को कवर करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, इनमें से किसे स्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, स्थेनोस्फीयर इसे मेंटल के ऊपरी भाग को जाना जाता है। मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है उसे स्थेनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो हमारे पृथ्वी का जो बीच का भाग होता है मेंटल, उसी का ऊपरी भाग को स्थेनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। दोस्तों, ट्रांजिस्टर यह द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, तिलैया बांध यह बराकर नदी पर स्थित है, जो कि दामोदर की सहायक नदी है। दोस्तों, तिलैया बांध यह झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में, बराकर नदी के ऊपर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों, पुलिकट झील, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इन दोनों राज्यों के सीमा पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुलिकट यह 2 भारतीय राज्य की सीमा को साझा करता है। याद रखिएगा कौन कौन से राज्य हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का भाग है, तो आपको याद रखना है कि पीर पंजाल श्रेणी जो है यह मध्य हिमालय का भाग है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग आवेष्टित देश नहीं है। भूभाग आवेष्टित देश होता क्या है? तो लैंडलॉक कंट्री को भूभाग आवेष्टित देश कहते हैं। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो ब्राज़ील यह भूभाग आवेष्टित देश नहीं है, जबकि सर्बिया, रवांडा, मालगोवा ये तीनों भूभाग आवेष्टित यानी लैंडलॉक कंट्री है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, चीन के साथ टोटल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? तो याद रखना है आपको, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य जो है वो चीन के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुनासा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, पुनासा जलप्रपात यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगर आपसे पूछे कि किस नदी पर स्थित है पुनासा जलप्रपात, तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में पुनासा जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। दोस्तों, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत रॉडन ने दिया था। किसने दिया था? रॉडन ने दिया था। लेकिन सबसे पहले 1844 ईस्वी में ड्यूपिट ने उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत सापेक्षिक उपयोगिता के नाम से दिया था। इसलिए सापेक्षिक उपयोगिता पूछे तो आपको याद रखना है ड्यूपिट ने दिया था, लेकिन उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत रॉडन ने दिया था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। तो दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भंडारी समिति के सिफारिश पर की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भंडारी समिति। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक केसरी नामक अखबार का संपादन मराठी भाषा में करते थे। किस भाषा में करते थे? मराठी भाषा में केसरी नामक अखबार का संपादन करते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, बंगाली जो कि अंग्रेजी भाषा में निकालने वाली पत्रिका थी, और यह भी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ही संपादित किया जाता था। तो आपको याद रखना है केसरी यह मराठी भाषा में है और बंगाली यह अंग्रेजी भाषा में है। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक
देवेंद्रनाथ ठाकुर, जिसे हम लोग देवेंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते थे, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब पूछा जाए कि कहाँ पे, तो आपको याद रखना है कोलकाता में। कोलकाता में 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था? तो दोस्तों, कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन में खादी वस्त्र को अनिवार्य किया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। खादी वस्त्र को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में अनिवार्य किया था? तो गुवाहाटी अधिवेशन में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? दोस्तों, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 ईस्वी में लाया गया था। कब लाया गया था? 1951 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? दोस्तों, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वी.डी. सावरकर हैं। कौन है? वी.डी. सावरकर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनवाली किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, सैंधव सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है बनवाली, यह हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? दोस्तों, छोटा नागपुर पठार पर स्थित है रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किए गए थे? दोस्तों, सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन सर्वाधिक किसके द्वारा चलाया गया था, ये आप हमको कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोने के सिक्के सबसे पहले यानी सर्वप्रथम पूछा है, सर्वप्रथम हिंद यूनानी ने जारी किया था। हम पूछे कि सर्वाधिक किसने सोने के सिक्के जारी किए थे, आप हमको ये कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यह 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो खाद्यान्नों का निर्यात यह खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है, जबकि खाद्यान्नों का वितरण यानी अन्न जो है, अन्न का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद बिक्री और खाद्यान्नों का रख रखाव, ये तीनों खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य है, जबकि खाद्य का निर्यात या खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों, ब्रह्मसूत्र पुस्तक यह श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्री वैष्णव संप्रदाय से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने तथा अस्थायी सेना की नींव रखा गया था? यानी जो सेना रखा था उसको नगद वेतन देता और अस्थायी सेना को की नींव रखने वाले कौन थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित आंतरिक मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? दोस्तों, आंतरिक मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री जॉन मिथाई थे। कौन थे? जॉन मिथाई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? विधायी को अलग और प्रशासनिक को अलग कर दिया गया। यह
किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना है 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा विधायी तथा प्रशासनिक कार्य को अलग किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना है 1853 का चार्टर एक्ट, जिसमें विधायी तथा प्रशासनिक कार्य को अलग किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है पंचायत, जो कि भाग 9 में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र, जो कि भाग 8 में है, ये भी सही है। तीसरा है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, यह भाग 13 में ना होकर भाग 14 में है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयात उपबंध या भाग 18 में है, जो कि सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, हमारे संविधान में के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व यह फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रिटेन से दोस्तों एकल नागरिकता, विधि का शासन और कानूनी न्याय, ये तीनों, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये ब्रिटेन से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, यह अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता वर्णित है, यानी कि सभी नागरिक को एक समान अवसर प्राप्त होगा, यह अनुच्छेद 16 में कहा गया है। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यह अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है और अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो आपको ये सारे अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं इसको, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे? दोस्तों, यह 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में जो हुआ था, उसके तहत कहा गया था, यह निर्धारित किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न है, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? गंगा डॉल्फिन को प्लाटानिस्टा गैंगेटिक भी कहते हैं। इसे राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो आपको याद रखना है 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। कब किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वरीयता अनुक्रम में निम्नलिखित में से पहले कौन आते हैं? इसमें से वरीयता के अनुसार सबसे पहले कौन आते हैं? तो आपको बता देते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, फिर उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल तथा भूतपूर्व जो राष्ट्रपति होते हैं वो। उसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद के बराबरी में ही लोकसभा के अध्यक्ष भी आते हैं। तो इसमें से कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं है। उप प्रधानमंत्री देख के आपको नहीं लगाना, उप प्रधानमंत्री बाद में आते हैं। तो प्रधानमंत्री भी नहीं है। उसके बाद आते हैं राज्यों के राज्यपाल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्यों के राज्यपाल के बाद आते हैं पूर्व राष्ट्रपति, फिर आते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और उसके साथ साथ यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर में होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। आपको ये वरीयता क्रम याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आजकल के ट्रेंड में है। अगला प्रश्न है, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? इसमें उपाध्यक्ष पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गुलजारीलाल नंदा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं।
अभी तो योजना आयोग को समाप्त करके उस जगह नीति आयोग ला दिया गया है। तो जो योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे वही अब नीति आयोग के भी अध्यक्ष हुआ करते हैं। तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि कौन होते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो जो कृषि की भूमि होते हैं उस पर जो शुल्क नहीं लगता, जबकि संपत्ति पर जो संपदा शुल्क लगता है वह किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों वह संघ सूची के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? तो दोस्तों पॉलीसेकेराइड के उदाहरण काइटिन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काइटिन। आपको बता दें योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अब नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? इसमें से कौन सा विटामिन है जिसका संश्लेषण हमारा शरीर खुद ब खुद करता है? तो वो है विटामिन के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन के। अगला प्रश्न है, निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों निमोनिया नामक बीमारी से फेफड़ा जो है ये प्रभावित होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय संबंधित असामान्यताओं का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो हृदय संबंधित जो असामान्यता आती है, यानी हमारा हृदय जब अच्छे से काम नहीं करता है तो उसका पता लगाने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हम हृदय के असामान्यताओं का पता लगाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला है विटामिन। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो आपको याद रखना है फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन बी का आविष्कार मैकुलन के द्वारा किया गया था। विटामिन सी का आविष्कार होलकट के द्वारा किया गया था और विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। तो इसका सही मेल हो जाएगा 2, 1, 3 और 4, 2, 1, 3 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा प्रचलित अनुसंधान सेंटर है? दोस्तों वह है भारती और मैत्री। कौन सा है? हमारे भारत का अस्थायी प्रचलित अनुसंधान सेंटर अंटार्कटिका में तो भारत और मैत्री है। गंगोत्री भी थी लेकिन अभी यह काम नहीं कर रही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारती और मैत्री। अगला प्रश्न है, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन 2 बलों के बीच का अंतर है? दोस्तों ज्वार पैदा करने वाला जो बल है यह गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्रीय त्यागी बल के बीच का अंतर है। किसके बीच का है? गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और केंद्रीय त्यागी बल के बीच का अंतर। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? दोस्तों जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को, जो कि एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टार्टेरिक अम्ल और किस किस में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है इमली में, अंगूर में, केला में, सेब में, इन सब में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फल में, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, जो इस टाइप के फल होते हैं नींबू संतरा टाइप के, तो उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल की बात करें तो ये सभी प्रकार के सिरके में पाए जाते हैं एसिटिक अम्ल। ब्यूटरिक अम्ल की बात करें, ब्यूटेरिक अम्ल की, तो यह कुछ पौधों के तले में पाया जाता है, पशु के वसा में पाया जाता है, तो ब्यूटिक अम्ल ये सब चीज़ों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों ग्रेफाइट के संबंध में कौन सा है कथन गलत, ये चलिए देखते हैं। पहला है यह विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल सही है।
दूसरा है इसका आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है, ये भी सही है। तीसरा है इसे काला शीशा भी कहा जाता है, बिल्कुल ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चौथा है इसमें कार्बन sp3 प्रसंकरित होता है, जो कि गलत है, तो इसमें से गलत ही पूछ रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य निम्नलिखित में से है, इसमें से कौन सा एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य है? तो दोस्तों इसमें से कोई भी नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं अवरक्त विकिरण के संबंध में कौन कौन सा कथन सत्य है। पहला है इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो हर्शेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा अवरक्त विकिरण की खोज किया गया था, बिल्कुल सही है। दोस्तों अवरक्त विकिरण यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। किस प्रकार का तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कि कोहरे में फोटोग्राफी करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये तीनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक लोहे की होती है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशुद्धि मिलाने पर किस द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धि मिलाने पर किसी भी द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जब हम किसी भी द्रव्य में अशुद्धि को मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है शुष्क सेल के विद्युत अपघटक के रूप में? तो दोस्तों नौसादर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? नौसादर का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ उपकरण दिया हुआ है, दूसरी तरफ आविष्कारक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। विद्युत बैटरी, इसके खोजकर्ता अलेक्जेंडर वोल्टा थे। कौन थे? अलेक्जेंडर वोल्टा। दूसरा है डायनेमो, डायनेमो के खोजकर्ता माइकल फेराडे थे। ग्रामोफोन के खोजकर्ता थॉमस अल्वा एडिसन थे। कौन थे? ग्रामोफोन के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन। चौथा है सेल्फी लैंप, सेल्फी लैंप के आविष्कारक एम्फेडेवी थे। कौन थे? एम्फेडेवी। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।